गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस मॉर्निंग मोटिवेशन सीरीज़ में मैं सीए फाइनल रैंक स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ। 100 डेज़ बाकी हैं। आज 18 जुलाई है और अगर आप 18 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक कैलकुलेट करो तो इट विल बी 105 डेज़। पर चलो 5 दिन जाने देते हैं, प्लानिंग वगैरह इधर उधर के, तो 100 डेज़ तो बाकी हैं ही। और अब मेरे ख्याल से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैक्सिमम लोगों का, जिनका भी नवंबर में सीए फाइनल का एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर 2023 में, उनको अपने ऑफिस से लीव मिल चुकी होगी या मिलने वाली होगी। जुलाई महीना चल रहा है तो हो सकता है कि कुछ सीए फर्म्स ने जुलाई महीने के लिए प्रेशर किया हो कि नहीं जुलाई तक कर लो, फिर उसके बाद लीव देंगे। वरना जहाँ तक मेरी बातचीत होती है मैक्सिमम लोगों को अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आकर फर्म से लीव मिल चुका है। तो 100 दिन का जो ये वक्त है ना, इसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है रैंक के लिए। आज मैं सारी बातें रैंक के बारे में ही करने जा रहा हूँ, सीए फाइनल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सीए फाइनल नवंबर 2023 में हम सब जानते हैं कि 8 सब्जेक्ट से 8 पेपर से, कोई सेल्फ पेस का चक्कर नहीं है और ये एग्जिस्टिंग सिलेबस में लास्ट टर्म होने वाला है। इसके बाद अगर किसी का नहीं होता या कोई अपना अटेम्प्ट डेफर करता है तो मई 24 में सीधा न्यू सिलेबस में आप जाओगे और उसमें 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे और उसमें सेल्फ पेस्ड में 2 पेपर ही देने पड़ेंगे, सेट ए सेट बी, विच इज़ लॉ एंड कॉस्ट, जो तुम पढ़ाई कर ही रहे हो, और वो भी एग्जाम के बाद। नाउ सिर्फ नवंबर 23 की बात करते हैं जो हमारे आंख के सामने है। नवंबर 23 का जिनका भी अटेम्प्ट है, मैं एक ही बात बोलूँगा, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। ऐसा हो सकता है कि नवंबर 23 में फाइनल वालों का पास परसेंटेज थोड़ा और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, बिकॉज सीए के जो 3 लेवल होते हैं ना, इन तीनों लेवल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने बैठते हैं वो फाइनल में बैठते हैं। क्योंकि आप सोचो ना, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट हाफ सीए बन चुके, इंटर हो गया, आर्टिकलशिप भी खत्म हो गया, पर उनका फाइनल निकल नहीं रहा, या तो दोनों ग्रुप नहीं निकल रही है, एक ग्रुप निकल नहीं रहा है। तो वो पूरा का पूरा जो एक ह्यूज क्राउड है वो बार बार हर अटेम्प्ट में बैठता है, मेहनत करके, तैयारी करके, इस उम्मीद में कि चलो अब हम सीए बन जाएंगे। तो फाइनल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अपीयर करते हैं और सीरियस वाले स्टूडेंट्स, गिनती ही नहीं, सिर्फ गिनती में तो ज़्यादा होते ही हैं, थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन सीरियस स्टूडेंट्स बैठते हैं फाइनल का एग्जाम देने के लिए। अगर तुम पूरी कोशिश करोगे तो ये तुम निकाल भी सकते हो और मौके पर रैंक भी आ सकता है। नाउ लेट्स कम बैक टू रैंक, कि रैंक कैसे आता है। बिफोर मूविंग अहेड, जो लोग मुझे जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते हैं, आई एम सीए सिद्धार्थ अग्रवाल। मेरा सीए फाइनल ऑल इंडिया 19 रैंक था और आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। आई टीच लॉ, ऑडिट एंड टैक्सेशन। सो रैंक के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, हम सब जो भी रैंक के लिए ना, ऐसा नहीं कि रैंक के लिए कोई 2.5 साल पहले या 3 साल पहले से भयंकर तैयारी हो जाती, नहीं। ये लास्ट के 100 दिन अगर छोड़ दो तो बाकी सारे स्टूडेंट्स की लाइफ एक जैसी होती है कि उन्होंने आर्टिकलशिप कर ली, उन्होंने, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने डमी कर रखा है, नहीं तो मैक्सिमम आर्टिकलशिप वाले, और सारे सब्जेक्ट की जो क्लासेस होती है टीचरों की वो उन्होंने लेकर देख रखी होती हैं। मेरे ख्याल से इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, जब एग्जाम में 3 महीने बचे हुए हैं, सबने अपने सारे सब्जेक्ट के क्लासेस कंप्लीट कर लिए होंगे या फिर इन प्रोसेस होगा। ऊपर से नवंबर में जिनका अटेम्प्ट पड़ता है ना, वो तो टैक्स की क्लासेस भी पहले कर ही लेते हैं, तो उनको कोई ऐसा नहीं कि लास्ट मिनट में कोई क्लासेस उनकी पेंडिंग रहती है। अगर तुमने छोड़ रखा है तो ये तुमने गलती की है, बिकॉज एक अच्छा खासा टाइम तुम्हारा क्लास देखने में निकल जाएगा। पर फिर भी मैं बोलूँगा, इफ़ यू स्टिल हैव सम क्लासेस पेंडिंग, ट्राई टू फिनिश इट एट लास्ट बाय 15 अगस्त। 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, तुम भी क्लासेस पूरा देख के कंप्लीट कर लेना, ताकि फिर तुम एकदम सेल्फ स्टडी और रिवीजन कर पाओ। रैंक सबसे ज़रूरी होता है बिलीफ फैक्टर। इसमें ना 3 कैटेगरी होती है। नंबर 1 वो स्टूडेंट जो बड़ा कॉन्फिडेंट है कि मैं रैंक लाऊंगा, और वो प्रचार भी करता है, वो सबको बोलता भी है कि हाँ मैं रैंक लाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ और कर रहा हूँ। इन लोगों की साइकोलॉजी अलग तरीके से काम करती है। सेकंड वो स्टूडेंट होते हैं जो मन में बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ मैं रैंक लाऊंगा, रैंक लाऊंगा, रैंक लाऊंगा, रैंक लाऊंगा, पर वो प्रचार नहीं करते। वो बोलते हैं कि अभी से क्यों ढिंढोरा पीटें, पहले अपनी तरफ से मेहनत करते, आया तो आया, नहीं आया तो अच्छी बात है। तीसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो हार मान के बैठ जाते हैं कि रैंक तो नहीं आएगा, मेरे को पास होना है, मैं रैंक तो नहीं ला पाऊंगा। ये वो, मैं दूसरे और फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को ऑलरेडी उनका साइकोलॉजी पूरा ट्रेंड है, उनको रैंक लाना ही है। लेकिन मैं सेकंड और थर्ड वाले कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, रैंक ना बिलीफ से आता है। रैंक बिलीफ से आता है। अगर आप एकदम अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये कॉन्फिडेंस तो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से आता है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ,
ट्रैक रिकॉर्ड इज ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स, इट इज़ नॉट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपका फाउंडेशन में रैंक नहीं आया, इंटर में रैंक नहीं आया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फाइनल में आप सीधा रैंक लेके आ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने डायरेक्ट सीए फाइनल में ही रैंक लाया, इंटर में जिनका रैंक नहीं था। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने रैंक नंबर 5 और 7 का इंटरव्यू भी किया था सीए फाइनल का, उनका शायद इंटर में रैंक नहीं था, पढ़ाई में अच्छे थे पर इंटर में रैंक नहीं आया था। तो सबसे पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तुम अगर नए तरीके से मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो रैंक आ सकता है। दूसरा, रैंक आता लास्ट के 100 डेज की तैयारी से ही है, ये बात तुम अपने दिमाग में डाल लो। यू हैव नॉट मिस्ड द बस। जो एक होता है ना कि नहीं सर मैंने 2.5-3 साल से उस लेवल की तैयारी नहीं की जिससे रैंक आए, कोई बात नहीं है। शुरू के जो 2 साल 2.5 साल की तैयारी होती है, ये लगभग हर स्टूडेंट की एक जैसी होती है, ऑफिस जाना आना और ऊपर नीचे मॉर्निंग इवनिंग में क्लासेस कर लेना। जो असली रैंक लाने का मेहनत होता है ना, एकदम हार्ड वर्क, वो लास्ट के 100 डेज में ही निकलता है। तो यू हैव नॉट मिस्ड आउट, कोई फोमो नहीं है, कोई मिस आउट कुछ नहीं हुआ है, अभी भी सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। इन 100 डेज को अगर तुमने ऑप्टिमम तरीके से यूज कर लिया तो तुम बिल्कुल रैंकर कैंडिडेट बन सकते हो। तो रैंक लाना एकदम मुमकिन है इन लास्ट के 100 डेज में। अगर ये बिलीव तुम्हारे अंदर आ गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, कि भाई रैंक के लिए एग्जैक्टली मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी। टोटल नंबर ऑफ आवर्स ओवर एस्टिमेट मत करना। जैसे मान लो 100 डेज है, ठीक है ना, हम लोग मानते हैं कि अगर तुम सुबह से रात तक पढ़ाई में हो, रिदम में हो, तो कम से कम तुम 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी टाइम निकाल लोगे। 10 घंटा मतलब अगर मान लो मैं 12 घंटे 14 घंटे बैठ रहा हूँ पढ़ाई के साथ, देखो एक बात तो मान के चलो कि 10 आवर्स तो तुम हटा ही दो, जैसे 8 घंटा नींद का, 2 घंटा हमारे जो एक्टिविटीज़ होता है वो तो हटा ही दो, 10 आवर्स, तो यू ओनली हैव 14 आवर्स इन हैंड। तो अगर तुम 14 आवर्स भी ग्रॉस स्टडी कर रहे हो ना, तो आई एम टेलिंग यू उसमें इफेक्टिव जो निकल के आएगा वो 10 ही निकल के आएगा। तो तुम 10 इफेक्टिव आवर्स ही मान के चलो। अब तुम्हारी एफिशिएंसी जैसे से धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, तुम देखोगे कि एक्चुअली 10 घंटे में ही तुम 10 घंटे का इफेक्टिव स्टडी कर पा रहे हो। शुरू में 12-14 ग्रॉस लगते हैं, 10 इफेक्टिव होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ती है तुम 10 में 10 का काम कर लेते हो, तुमको 12-14 की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम मानते हैं कि एक दिन में 10 घंटे इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो और 100 डेज है, तो अकॉर्डिंगली 10 × 100 का मैथ्स है, यू हैव गॉट 1000 आवर्स फॉर एंटायर सिलेबस का रिविजन। रिविजन इससे मेरा मतलब है, रिविजन मतलब ये नहीं कि बस हम रीड मार के निकाल देना, ना ना ना। रिविजन का मतलब होता है कि आई हैव डेवलप्ड द कैपेबिलिटी, मतलब मैं रिवाइज करके उस मुकाम पर आ चुका हूं कि अब मैं सीधा एग्जाम में जाऊं तो कोई भी प्रश्न मुझसे पूछा जाए तो उसका मैं जवाब दे सकता हूं। दैट इज रिविजन। रिविजन का मतलब मैं वो हल्के से ब्रशअप कर लिया, रीड मार लिया, वैसा नहीं। रिविजन मेरे लिए इज इक्वल टू मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन हाउ? अगर हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे अकाउंट्स है ऊपर, जिसको एफआर बोलते हैं अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर एसएफएम, ठीक है, फिर ये 3 नंबर में तुम्हारा शायद ऑडिट है और 4 नंबर में लॉ का पेपर है, ठीक है, ये हो गया ना। और नीचे भी अगर बात करें तो डीटीआई, डीटीए, फिर इलेक्टिव एंड एटसेट्रा, कॉस्टिंग का पेपर है। अकाउंट्स और एसएफएम जैसा पेपर जो कि प्रैक्टिकल है, वहां पर भी आप देखोगे कि बहुत सारे सम्स कराए गए होंगे क्लासेस के अंदर, अकाउंट्स में भी और एफएम में भी। उन सारे सम्स में ना कुछ यूनिक तरह का अप्रोच यूज होता है। तो तुम क्या करो, जब तुम पढ़ने बैठो, अभी तुम्हारे पास अच्छे से टाइम है, तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, एक एक सम्स पढ़ सकते हो। बाद में जाके तुम बोलोगे कि सर सम्स पढ़ने का तो टाइम नहीं, पर अभी है, 100 डेज में बिल्कुल है। तो व्हेन यू आर से लेट्स से गोइंग थ्रू अकाउंट एफआर पेपर, तो एफआर में जहाँ भी सम्स आ रहा है, चाहे वो इंड एस के अंदर आ रहा है, चाहे चैप्टर के अंदर आ रहा है, तुम सम्स को पढ़ के बगल में ही अप्रोच लिख लो। देखो कुछ चीज़ें तो नेचुरल होती है जो हर स्टूडेंट में होती है कि यार ये सम्स देख के मेरा ऐसे ऐसे अप्रोच होगा, वो जो तुम्हारे अंदर से ऑटोमेटिक आ रहा है वो लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेशल तरह का एडजस्टमेंट है, कुछ स्पेशल टेक्निक है, कुछ स्पेशल अप्रोच है जो उस सब में लग रहा है, तो वो बगल में लिख लो, वो वहीं पे बगल में लिख लो। अगर वहाँ पे बुक में सपोज लिखने का स्पेस नहीं है तो एक अपना नया कॉपी बना लो, बिग कॉपी, उसमें हर सम्स को नोट डाउन करके, सम नंबर, पेज नंबर नोट डाउन करके, उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे स्ट्रैटेजी लिखना, ये क्या बोलते हैं, सम्स का जो टेक्निक है वो लिखना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, हर सम का जो अप्रोच है वो तुमने टंग 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 लिख लिया है।
आगे जाते हुए जब तुम रिवीजन करोगे लास्ट 1 मंथ में ना, तब तुमको पूरा सम पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिकॉज सम्स को अटैक करने का बेसिक अप्रोच तुमको आता है। केवल हर सम के जो स्पेशल एडजस्टमेंट्स होते हैं या टेक्निक्स होते हैं, केवल वही एक बार ब्रशअप करने की जरूरत पड़ेगी और नहीं। तो वो तुम कॉपी में रेशो बना के लिख लो। रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि ये सारे जितने भी अप्रोचेस हैं, जो प्रैक्टिकल में सम्स के अंदर जितने भी टेक्निक अप्रोच लगे हैं अकाउंट्स, एफआर और एसएफ में, वो सारे अप्रोच तुमको आते हैं, वो अप्रोच आते हैं। सम्स तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बिकॉज वही सम छप के थोड़ा ना तुम्हारे उसमें आने वाला एग्जाम में, वो तो डिफरेंट सम्स आएगा। आई एम गारंटिंग यू, फाइनल लेवल पे जो सम्स आते हैं एग्जाम में, बहुत रेयर कभी होता है कि वो टीचर के बुक से डिट्टो मैच करें। टीचर का बुक मतलब टीचर लोगों ने भी पास्ट पेपर से और इंस्टीट्यूट के मैथ से बुक बनाया होगा, तो उससे एकदम डिट्टो छप के आ जाए ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा वो हट के कुछ रहेगा, उसमें कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट रहेगा। तो सम्स पूरा पढ़ के याद करके फायदा नहीं है, उसकी जो अप्रोच है वो सीख लो। सो जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में 100 अलग अलग तरह के अप्रोच हैं जो तुमने रिवाइज मार रखा है। तब कोई नया सम भी आएगा ना, तो यू ऑलरेडी हैव इनफ अमाउंट ऑफ आर्सेनल विथ यू, जिसमें 100+ अप्रोचेस होंगे, जिसको यूज करके मिक्स एंड मैच करके हाइब्रिड करके तुम कोई भी नया सम भी जो एग्जाम में आ रहा है वो क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये बात एफआर पे लगती है, एसएफएम पे लगती है, डीटी के टैक्स कंप्यूटेशन में लगती है, फिर इसमें जो कॉस्टिंग का पेपर होता है ना एससीएमपी, उसमें जो सम्स वाला पोर्शन है उसमें ये बात अप्लाई करती है कि सारे अप्रोचेस अगर मेरे पास लिखे हुए हैं, सजाए हुए हैं, तो मैं उसको ब्रशअप मार के पूरा अप्रोच अपने दिमाग में मेमोराइज कर लूंगा, ताकि कोई भी नया सम आए मैं उसको फोड़ सकता हूँ। देखो, हैवी मार्क्स जो पुल होंगे ना, हैवी मार्क्स वो प्रैक्टिकल पेपर से पुल होंगे। मैं बता देता हूँ, हैवी मार्क्स का मतलब अगर तुम 70s में 80s में जा रहे हो, यू कांट गेट अ रैंक अनलेस यू स्कोर वेरी गुड इन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पेपर में अगर तुम्हारे नंबर एकदम बर्बाद टाइप के आ रहे हैं ना, मतलब 50-60 टाइप के, तब आपका रैंक नहीं हो सकता। ठीक है, रैंक लाना है तो प्रैक्टिकल पेपर में जो है उनमें तो आपको पूरा फुल पकड़ के नंबर टानना पड़ेगा। 70s में जाना एकदम मैंडेटरी है। ठीक है, तो पहला जो मैंने बोला कि रिवीजन इज इक्वल टू मेमोराइजेशन, मेमोराइज ऑल दी अप्रोचेस। नाउ वी कम टू प्रैक्टिकल। तो हो गया, अब थ्योरी की बात करें। थ्योरी में तो सर मेमोराइजेशन का मतलब समझ में आता है। थ्योरी पेपर्स जो हो गए, जैसे अपना ऑडिटिंग हो गया, अपना लॉ हो गया, डीटी में बहुत सारे केस लॉज और सेक्शन नंबर्स है जो याद करने पड़ते हैं, उनके बेसिस में आंसर लिखना पड़ता है। इनफैक्ट फाइनल में जो कंप्यूटेशन के सम्स भी होते हैं उसमें तुमको हर एक चीज़ को पूरा सेक्शन केस लॉ वगैरह के साथ जस्टिफाई करना पड़ता है। वो इंटर के स्टाइल में सॉल्व नहीं होता। इंटर में तो क्या, आपने लंबा सम सॉल्व कर दिए, ज़्यादा नोट नहीं भी दिए तो चलेगा। फाइनल में तो वो नोट ही का कीमत है, क्योंकि अगर सम्स अगर गोबर हो भी गया गलती से, तो जो तुमने नोट्स बनाए उसमें सारे सेक्शन नंबर केस लॉ बोले, उसके दम पे तुमको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। तो डीटी में वो करना पड़ता है। आईडीटी में भर भर के सेक्शन केस लॉज वगैरह, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इलेक्टिव को तो चलो ओपन बुक है, तो उसमें मैं मेमोराइजेशन की उतनी बात नहीं करूंगा। अगर वो रीड भी किया हुआ अच्छे से तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा, वो केस स्टडी बेस्ड रहता है। ठीक है, फिर और क्या बचा, एससीएमपी में भी जैसा कि मैं सुनता हूँ स्टूडेंट से कि एससीएमपी के अंदर आजकल बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो उस पर ये थ्योरेटिकल पोर्शन जब आप रिवाइज करने बैठते हो, तो फिर से बोल दूं, रीड करना मकसद नहीं होना चाहिए, मेमोराइज करना मकसद होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने पढ़ा, फिर किताब बंद करके मैं रिकॉल करूंगा कि अभी मैंने क्या पढ़ा, क्या 5 पॉइंट थे, 10 पॉइंट थे। वो लर्निंग जरूरी है, क्योंकि जब रिवाइज करो तो ऐसा करो कि अब अगर मैं किताब बंद करके हटा दूं, मुझसे कोई सवाल पूछे या मुझे एग्जाम देना हो, तो मैं सीधा आंसर लिख सकता हूँ। सो रिविजन का मतलब एकदम समझो, इट्स नॉट रीडिंग, इट्स मेमोराइजेशन ऑफ टेक्निक्स, अप्रोचेस एंड द इंफॉर्मेशन एंड द डेटा दैट इज गिवन इन द सब्जेक्ट। तो ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कुछ लोग पता है रैंक इसलिए गिव अप मार देते हैं बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। अगर आप ऑब्वियसली बड़ा लक्ष्य रखोगे, बड़ा गोल रखोगे, तो आपको बड़ी जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। तो कुछ लोग तो जानबूझकर बोल देते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को रैंक का प्रेशर लेना ही नहीं है। अरे क्यों नहीं लेना है तुमको प्रेशर रैंक का? पास होने के लिए भी एग्जाम देना पड़ता है, फेल होने के लिए भी एग्जाम देना पड़ता है, रैंक के लिए भी एग्जाम देना पड़ता है। और जो बुरा समय चल रहा है, ये 100 दिन का एकदम संघर्ष वाला, वो तो हर सूरत में चलेगा। तो वाई डोंट यू ट्राई फॉर द बेटर? वाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ फेलियर कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे या तुम फेल हो जाओगे तो खुद में तुम्हारा रिस्पेक्ट टूट जाएगा? क्यों? टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जैसे रैंक के लिए बिलीफ बहुत जरूरी होता है, वैसे रैंक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी होता है कि यू आर वर्किंग हार्ड। फल ऐसे तो नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि येस आई शुड बी डिजर्विंग द रैंक, मेरे को इतनी मेहनत करनी है कि रैंक मैं डिजर्व करूं, ये नहीं कि खैरात में मिले, मैं डिजर्व करूं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो।
रिवीजन करते वक्त, जैसे ये 100 दिन है पढ़ रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना से पढ़ो कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ मुझे वो इतने फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन के साथ पढ़ना है कि वो मेरे को याद हो जाए और मैं एग्जाम में लिख सकूँ। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ोगे ना तब तो मेमोराइज होगा, वरना नहीं होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, ये 100 डेज जो मैं बोल चुका हूँ महाक्रूशियल है, महाक्रूशियल। इस 100 डेज में डिसाइड होता है रैंक आएगा या पास हो गए या सिर्फ फेल हो गए। तो इन 100 डेज में वेस्टेज का जो भी टाइम है वो पूरा माइनस कर दो। इन 100 डेज में अगर कोई भी फेस्टिव ओकेजन आ रहा है, फैमिली में कुछ हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, वो सबको तुमको इग्नोर करना पड़ेगा। तुमको न्यूज़ इग्नोर करना पड़ेगा। हम लोग तो आजकल न्यूज़ की दुनिया में रहते हैं, मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में, और हम लोग को एक मोबाइल से भी आजकल फोमो हो गया है कि मोबाइल से इतना सारा जो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन और कंटेंट हम लोग को मिलता है, अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारा कुछ मिस आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ फोमो, मतलब लगता है कि मैं कुछ मिस कर दूंगा अगर मैंने नहीं देखा तो। कुछ ऐसा नहीं होने वाला, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। अगर आज ये जो स्ट्रैटेजी का वीडियो मैं तुम्हारे साथ बना रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, तुम नहीं भी देखोगे तो कौन सी तुम्हारी ज़िंदगी में उछल पुथल मच जाएगी। सेल्फ मोटिवेटेड भी तो रह सकते हो कि मेरे को रैंक लाना है। रैंक जो आएगा वो तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे दरवाजे खोल देगा ना, मतलब जॉब इंटरव्यूज़ में तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज आप सोचो, जब आपका रेज्यूम जाएगा कहीं पर भी, मतलब अलग अलग कंपनी में, पोर्टल में, जहाँ जहाँ भी डालोगे, जो HR डिपार्टमेंट होगा वो जब पिक करेगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा? एकेडमिक्स, क्या आपने क्लियर किया, कैसे क्लियर किया, कितने अटेम्प्ट में किया, क्या मार्क्स आए, क्या परसेंटेज आए, रैंक आया कि नहीं आया। सेकंड, वो आपका वर्क एक्सपीरियंस देखेगा। अब वर्क एक्सपीरियंस तो जो होना था सो हो चुका। अब इन लास्ट के 100 डेज में तो तुम अपना वर्क एक्सपीरियंस चेंज नहीं कर सकते, बट लास्ट के 100 डेज में तुम अपना रिजल्ट ज़रूर चेंज कर सकते हो। फ्रॉम अ नॉन रैंकर टू अ रैंकर, वो तुम कर सकते हो। रैंक ना, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे जगह पे तुम्हारा दरवाज़ा खोलता है जो तुमने कल्पना नहीं की होगी। अलग अलग कंपनियों के तुमको कॉल आने लग जाएंगे, शॉर्टलिस्ट होने लग जाएंगे, और आज का जो रैंक है वो भविष्य तक काम आता है। लाइफ लॉन्ग यू विल बी अ रैंकर, लाइफ लॉन्ग। तो रैंक के लिए जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। तो ये 100 डेज में ना कोई भी एक दिन भी गूफ अप मत करो। नो संडे, नो मंडे, ऑल 100 डेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक दिन अति खट लिया, दूसरे दिन फाकी कर दिया, नो बेनिफिट एट ऑल, इनफैक्ट वो नुकसान है। उससे बढ़िया तो अगर सपोज आज के दिन तुमने एक दिन खट के 12-14 घंटे लगा लिया, पर अगले दिन सिर्फ तुम 4 घंटे पढ़े, तो उससे वो तो बेकार, एकदम फालतू हो गया, नालायक वाला काम हो गया। उससे बढ़िया है कि तुम 2 दिन 8-8 घंटे इफेक्टिव पढ़ते, वो ज़्यादा अच्छा होता। तो बी कंसिस्टेंट, कि मतलब रोज़ हमको एकदम, वो एक ना फ्रेम ऑफ माइंड होता है। ये कोई जमा करने वाली चीज़ नहीं है कि मैंने 8 घंटा जमा कर लिया, 6 घंटा मेरे पर्स में और जमा हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक यू आर एक्यूमुलेटिंग 1000, जो मैंने बोला था ना 100 दिन इंटू 10 घंटा, 1000 इफेक्टिव आवर्स। इट्स नॉट दैट यू आर काउंटिंग द नंबर ऑफ आवर्स, इट्स अबाउट लिविंग इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ माइंड। जो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऑर्बिट में घूम रहा है, वो लगातार तुमको उस रैंक के ऑर्बिट में घूमना पड़ेगा। मैं जब स्टूडेंट था, मेरा इंटर में भी रैंक था, फाइनल में भी रैंक था, मैं तुमको बता रहा हूँ फ्रैंकली, मतलब मेरे हर छोटे से छोटे काम में, छोटे से छोटे डिसीजन में मेरा वो एटीट्यूड दिखता था। मुझे साफ, मतलब हर वक्त मेरा माइंड एक रैंक ऑर्बिट में रहता था कि मुझे रैंक लाना है, मुझे रैंक लाना है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग वुड अफेक्ट एवरी स्मॉल डिसीजन। तुम सपोज, मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से कि तुम एकदम रिदम में हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, 2-4 दिन तुमने लगातार पढ़ाई की, तुम्हारा माइंड एकदम हाई ऑर्बिट में चला गया, एंड यू हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन योरसेल्फ कि हाँ मेरा रैंक आ जाएगा अगर मैं इसी तरह लगे रहा तो। ठीक है, ये जब एटीट्यूड लगातार रहेगा ना तो छोटे छोटे डिसीजन में फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, तुम खाना खाने भी जब बैठोगे कि घर में तुमको खाना मिला, वही मॉर्निंग, वो जो भी होता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी, उसमें भी तुम ऑटोमेटिकली तुम देखोगे कि इट इज अफेक्टिंग यू। यू विल ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स इन योर फूड आइटम्स विच विल कॉज, मतलब स्लीपी, वो स्लीपीनेस को बढ़ा दे। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम चावल नहीं खाना चाहोगे कि नहीं यार इससे तो मैं सो जाऊंगा, अभी खा तो लूंगा पर फिर मेरे को 2-3 घंटे तक मेरा माइंड डाउन रहेगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ऑटोमेटिकली तुम चावल को हटा दोगे। अगर तुम सपोज रोटी कंज्यूम करते हो, तुम अपनी रोटी रिड्यूस कर दोगे, तुमको मालूम है कि ओके इतना रोटी खाने से मेरे को बहुत ज़्यादा भारीपन और नींद आता है, नहीं तो मैं कम कर देता हूँ। मैं लगातार वो जो लास्ट वाला जो पीरियड था ना 3 महीने तक, उस वक्त तो मतलब मैं हॉर्लिक्स बहुत कंज्यूम करता था। ये सबका अपना अपना होता है। इनफैक्ट जो तुमको जो भी हेल्थ ड्रिंक पसंद है वो करो। मैं क्या करता था, खाना कम खाता था, मैंने अपना फूड रिड्यूस कर दिया था, बिकॉज नींद बहुत ज़्यादा आती है। और पढ़ाई वाला जो प्रोसेस है ना, आई एम टेलिंग यू, उसमें ऑटोमेटिक नींद आएगा, कुछ नहीं कर सकते। मेरे को स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर पढ़ते तो नींद आ जाता है, जबकि मैं रात को 8 घंटे सोया हूँ। अरे पढ़ाई का प्रोसेस ऐसा है कि नींद आएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, हार्ड है।
तो माइंड तो थक रहा है ना, नींद तो यहाँ माइंड से होता है ना, वो फिजिक्स मतलब ये कोई डंबल वो बारबल थोड़ा ना उठा रहे हो, तो माइंड का खेल है। तो तुम्हारा माइंड जो वो थक गया है प्रॉब्लम्स को झेलते झेलते, अब वो रिलैक्स मांग रहा है। तो पढ़ते वक्त तो मैं तुमको बता देता हूँ, थ्योरी तो थ्योरी, प्रैक्टिकल तक में तुमको नींद का तुम्हारा एलिमेंट बढ़ जाता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपना खाना रिड्यूस कर दिया था, सॉलिड फूड कम कर दिया था, और मैं लिक्विड फूड जैसे हॉर्लिक्स वगैरह होते हैं, हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह, वो लेने चालू कर दिए थे। तो वो तुम कर सकते हो। अति ज़्यादा टी कॉफ़ी के मोहताज मत रहना। टी कॉफ़ी से मतलब नुकसान होगा ज़्यादा, फ़ायदा कम होगा। मतलब एक लिमिट में करना। टी कॉफ़ी अगर कंज्यूम करते हो, मैक्सिमम मैं बोलूँगा दिन में 4 कप, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब ये मत बन जाना कि नशा लग गया और 10 बार 12 बार पी रहे उस वो, बल्कि तुमको और नुकसान कर देगा। तुम इतने डिस्टर्ब हो जाओगे शरीर, मतलब फिजिकली कि मेंटली माइंड सपोर्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा छोटे छोटे बातों में भी फ़र्क पड़ने लग जाएगा। जो मैं बता रहा था कि इट इज़ ऑल अबाउट लिविंग इन अ कॉन्स्टेंट हाई ऑर्बिट स्टेट ऑफ माइंड। लगातार एक हाई ऑर्बिट में रहना पूरे वो 100 दिन तक, वो ज़रूरी है। उसके लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। उससे तुम्हारे हर छोटे बड़े डिसीजन पे, तुम्हारे पढ़ने के स्टाइल पे, उन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। जब अपने पढ़ाई भी करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा जजमेंट और डिसीजन मेकिंग होता है। फॉर एग्जांपल, आज मैं एक सेक्शन पढ़ रहा हूँ, मैंने सेक्शन समझ लिया, अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा, डू आई नीड टू लर्न दैट पर्टिकुलर सेक्शन नंबर और नॉट लर्न द सेक्शन नंबर। मैं केस लॉ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि यार ये केस लॉ का नाम मेरे को याद करना है कि नहीं याद करना है। और जो पैराग्राफ या बड़ा पैराग्राफ या बुलेट्स तुमने पढ़े हैं, उसमें तुमको जजमेंट लेना पड़ेगा कि ओके, इसमें से ये कीवर्ड्स है, ये मुझे रट्टा करने, बाकी मैं रीड करके हटा सकता हूं। तो पढ़ते वक्त क्या होता है, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ स्मॉल जजमेंट्स। उन सब पे फर्क पड़ता है तुम्हारे हाई ऑर्बिट स्टेट ऑफ माइंड से। तो आई बिलीव दैट मैंने रैंक को लेकर बहुत सारी बातें तुम लोगों को बताई है, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है सीए फाइनल के रैंक के लिए। सीए फाइनल में रैंक बिल्कुल आ सकता है। पहला फैक्टर है बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं बोलूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मेहनत करो, बिकम डिजर्विंग फॉर द रैंक। ठीक है, बिकम मतलब इतना काबिल बनाओ खुद को कि येस यू डिजर्व, कि तुमको रैंक मिलना चाहिए। कंसिस्टेंसी, ताकि कांस्टेंट एक हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहना है 100 दिन तक, और वही स्टेट ऑफ माइंड जाके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होता है। ऑल द बेस्ट फॉर रैंक। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। स्टिल इफ आई हैव मिस समथिंग तो मेरे से पूछ सकते हो नीचे कमेंट में, तो मैं तुमको रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा। और भी इसी को आगे बढ़ाते हुए ये और भी बहुत सारी बातें मुझे बोलनी है, वो मैं धीरे धीरे करके और वीडियोस में बताते रहूँगा। एंड प्लीज़ सबसे पहला है, अपने मन में वो विश्वास पैदा करो, जिम्मेदारी लो, प्लान बनाओ रैंक के लिए। 100 दिन में 100 ही दिन में रैंक आता है या नहीं आता है, ये 100 डेज ही है, इसी में डिसाइड होता है। पहले से कोई उसका कनेक्शन नहीं है। थैंक यू।